हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का ये छठा सीरीज है। कौन सा है? छठा सीरीज है, 6th सीरीज है। ठीक है, इससे पहले 5 सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें। ये छठा सीरीज है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें, ये बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि कहने का मतलब है बीपीएससी का एग्जाम्स हो जाए या बिहार एसएससी का एग्जाम्स हो, ठीक है, बिहार एसआई का एग्जाम्स हो, जितने भी एग्जाम्स हो उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं उनके प्रश्नों का हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना बात के देर किए हम लोग करते हैं आज 6 सीरीज का क्वेश्चन सेट का। ये चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने? 84 स्थान, 84 स्थान आरक्षित हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कौन से बंदरगाह की बात कर रहा है ये? तो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जापान का योकोहामा होगा, योकोहामा बंदरगाह, याद रखिएगा। जापान का योकोहामा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और जापान की जब बात आ गई तो जापान से जुड़ा हुआ 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जापान आपको पता होना चाहिए, जापान द्वीपों का समूह। तो जापान में 6000 से ज़्यादा, कितना? 6000 से ज़्यादा द्वीपों का समूह है ये जापान। ठीक है, और विश्व का, याद रखना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है द्वीपों के समूह में। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है ये। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना। और जानने वाली बात क्या है जापान को लेकर के? जापान जब द्वीपों का समूह है तो जापान की राजधानी के बारे में पूछता है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो है। तो टोक्यो जापान के किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पे, याद रखना। कौन सा? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप ये जापान का राजधानी टोक्यो जो है ना, जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह? बोल रहा है सबसे गहरा बंदरगाह की बात कर रहा है, स्थलयुक्त एवं समुचित। तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ एक बात आपको जानने वाली बात है जो एक एग्जाम में बहुत बार, ये बात तो जान गए, सबसे गहरा स्थलबद्ध और समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। यदि पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो बड़ा बंदरगाह के नाम पे बोलेगा तो मुंबई। क्या है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। अब बोल देगा सबसे बड़ा होने के साथ साथ कृत्रिम होना चाहिए, मतलब बनाया हुआ। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भारत का? तो कौन सा है? तो चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, अब इसी में पूछ लेगा सबसे छोटा बंदरगाह भारत का कौन सा है? तो छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। ये याद रखना आपको। ठीक है, ये सब चीज जो बंदरगाह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म कौन सा है? जैन धर्म के, ये देखिए यहाँ पे गलती हो गया, शैक्षणिक में होगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। ठीक है, इसमें जैन धर्म में पहला तीर्थंकर का नाम जरूर याद रखिएगा। पहला तीर्थंकर का नाम पूछा जा चुका बहुत बार। तो कौन से हैं? तो ऋषभदेव है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 23वां आपको ऑलरेडी पता, और 24वां सबसे लास्ट तीर्थंकर का नाम भी पूछता है। तो ये कौन से हैं? महावीर स्वामी। ये तो बहुत बार आप लोग जानते नहीं। ठीक है, तो पहला और 23वां ये जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं कब अपने लोग? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बात आपको याद रखनी है, 6 अक्टूबर को। कब? 6 अक्टूबर को। तो इनसे मिलता जुला, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था?
1948 ईस्वी में। ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था कानून, तब बर्मा भारत से ही अलग हुआ है। तो कब हुआ है? 1948 ईस्वी में। तो उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, तो 1948 में भारत से अलग हुआ है बर्मा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन है जो बर्मा से जुड़ा हुआ बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सुने होंगे आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, आंग्ल बर्मा युद्ध, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बर्मा का नाम सुनते ही हमको याद आया तो आपको बता देते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में बात करेगा तो कब? 1824 ईस्वी में हुआ था। कब तक चला था? 1826 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध बोलेगा तब, द्वितीय 1852 ईस्वी में हुआ, स्टार्ट हुआ था। कब? 1852 से लेकर के 1853 तक। ठीक है, और तीसरा थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये तो 1885 ईस्वी को हुआ था। ये तीनों जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53 तक, और तीसरा हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपा झाकड़ी परियोजना। क्या है? नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना। ठीक है, अब देखिए इनसे ये सतलुज नदी अभी आजकल पता ही होगा, भारत पाकिस्तान का काफ़ी सारा चल रहा है, चर्चा में है। ठीक है, और वो आपको पता है खास करके नदी को लेकर के है, नदी के पानी को लेकर भी आप सुने होंगे, नदी का पानी रोक दिया गया है, तो उनसे जुड़ा हुआ भी काफ़ी सारा है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहली बात तो अभी सिंधु का आप सुनते होंगे बार बार, सिंधु नदी को लेकर के, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो ये बात जरूर जानिए। तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, सबसे ऊपर में सिंधु नदी, ठीक है, उसके नीचे में कौन सी नदी है? झेलम, ठीक है, उसके नीचे में चिनाब, उसके नीचे में रावी, उसके नीचे में ब्यास, और सबसे नीचे में सतलुज। ठीक है, ये नदियों का संगम है। ठीक है, सिंधु नदी सबसे ऊपर में है। अब ये चारों जो बाकी पांचों हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सब की सब ट्रिब्यूटरी है, बोले तो सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। इन सभी नदियों का पानी जाता है किसमें? सिंधु नदी में। तो काफी चर्चा में, तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर सजाने के लिए। तो नदी का सीरीज कैसा है? तो पहले सिंधु, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इन पे जुड़ा हुआ जो बांध हो सकता है, अभी सुन रहे होंगे नदियों पर जो बांध बना हुआ उसको पानी को रोक दिया गया। ठीक है, काफी चर्चा में। तो आपको इन नदियों पर से किसी न किसी का बांध पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आपको हम कुछ कुछ बता देते हैं। ठीक है, किस नदी में कौन सा। एक तो पहली बात आप यहाँ जान गए, नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये कौन सी नदी पे है? तो सतलुज नदी पे। बाकी सब कुछ कुछ नदियों का जो फेमस है आपको बता देते हैं। ठीक है, झेलम नदी, झेलम नदी पे कौन सा बांध है? तो उड़ी बांध है, याद रखिएगा, उड़ी बांध। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? किशनगंगा बांध। कौन सा है? किशनगंगा बांध। ये दोनों नदियों के बांध का नाम जरूर याद रखिएगा। तो आप चिनाब नदी नाम सुने होंगे, चिनाब नदी पे कौन कौन सा बांध है? तो आप सुनते होंगे बगलीहार। कौन सा? बगलीहार, हाल फिलहाल में बंद कर दिया इसको। सलाल बांध, ठीक है, सलाल बांध, और दुलहस्ती। कौन सा? दुलहस्ती बांध, ये चिनाब नदी पे है। रावी नदी पे कौन सा है? तो रावी नदी पे आपको पता, रंजीत सागर। कौन सा? रंजीत सागर बांध। ठीक है, ये रावी नदी पे है। और ब्यास नदी पे कौन सा बांध है? तो ब्यास नदी पे है कौन सा? पोंग बांध। कौन सा है? पोंग बांध, या पोंग बांध को ही आप लोग जानते होंगे कौन सा? महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो इन नदियों के नाम सीरीज में, और साथ साथ में इन नदियों पे जितने भी बांध है उनको जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा चर्चा में है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत की कौन सी नदी दरार या भ्रंश घाटी में से बहती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश से स्टार्ट होते हुए ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद करिए, नर्मदा और ताप्ती नदी भी जो है, ताप्ती नदी, ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो समझ गए बात को। और एक और बात जानना है जो आपको लेकर के, नर्मदा नदी को लेकर के, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो भ्रंश घाटी कहने का मतलब ये है कि ये दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। तो किन दो पहाड़ से? तो कहने का मतलब है
विंध्याचल पर्वत और किनके बीच से, सतपुरा की पहाड़ी से के बीच से होकर गुजरती है कौन सी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का उद्गम भी पूछ लेता है काफी बार कि कहाँ पे उसका उद्गम है नर्मदा नदी का, तो अमरकंटक से। कहाँ, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकाले की पर्वत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ना लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो कौन से, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तो ये वही संविधान संशोधन है। ये कब हुआ था, 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन। कब, 1992 में। और ये लागू कब हुआ था, याद रखना, 73वां संविधान संशोधन पूछ लेता है लागू कब हुआ था। तो 24 अप्रैल को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। और यही है जो पंचायती राज आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पंचायत को लेकर के पंचायती राज यही है, उसी का आर्टिकल है। कहने का मतलब संविधान संशोधन 73वां है। और कौन से भाग में, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, तो ये बात है। और कितने पंचायत, 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे, 29 कार्य क्षेत्र, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये सारी जानने का। और आर्टिकल को कौन सा है, आर्टिकल याद रखिएगा 243 से 243 ओ तक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो सबसे पहली बात तो गोलमेज सम्मेलन हुए कितने हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन, एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था, एक 1932 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन, इस तीनों में भाग लेते कौन, BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था, ठीक है, 1931 में, इसमें महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था INC की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से कौन थी, सरोजिनी नायडू, महिलाओं के। ठीक है, कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये गई थी। तो ये बात क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने, गोलमेज सम्मेलन कौन से सम्मेलन में? तो सेकंड, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में INC की तरफ से महात्मा गांधी गए थे और महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू गई थी। ठीक है, तो ये बात याद रखने की चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति को। किसको, लोकलेखा समिति को। तो याद रखना, अब लोकलेखा समिति को इसको बोला था। अब लोकलेखा समिति के बारे में एक चीज जानने वाली बात है, लोकलेखा समिति में क्या करता क्या है ये? तो कैग जो होता है ना, कैग के रिपोर्ट की जांच करता है ये, रिपोर्ट की जांच करता है ये कौन, लोकलेखा समिति। समझ गया, लोकलेखा समिति में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की संख्या होती है 22। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, 15 लोकसभा से होता है। ठीक है, और 7 क्या होते हैं, तो राज्यसभा से होते हैं, स्टेट से, मतलब 7 राज्यसभा से होता है। ठीक है, तो याद रखिए 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं, इतना जरूर याद रखिएगा। 22 मेंबर होते हैं टोटल। चलिए बाकी सब आने वाले लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति यहाँ दिया हुआ है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है सदस्यों की संख्या 30। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं इसमें, प्राक्कलन समिति में। ठीक है, और सभी के सभी इसमें क्या होते हैं, लोकसभा से होते हैं। क्या होते हैं, लोकसभा से। इसमें एक और बात याद रखना है, प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री इसमें इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी बात आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है कौन, संवहनी वर्षा बोला जाता है। कौन सी वर्षा, संवहनी वर्षा। अब ये वर्षा के बारे में आ गया, तो एक क्वेश्चन वर्षा से काफी ज्यादा पूछा जाता है, मैंगो सावर के बारे में। कौन सा, मैंगो सावर बोले तो मैंगो सावर। मैंगो सावर पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है अधिकतर, कि किस क्षेत्र में होता है? तो भारत के साउथ में, जैसे कहने का मतलब केरल में, केरल राज्य में, कर्नाटक में। ठीक है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों में होता है कौन सा, मैंगो सावर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ इसलिए आपको बता रहे हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मैंगो सावर होता है। ठीक है, और याद रखना ये जो होता है ना, गर्मी के खत्म होने के टाइम होता है, गर्मी के अंतिम समय में खत्म होने के टाइम में होता है।
और क्यों होता है? मैंगो साबर आम के पकने में सहायता करता है, आम के पकने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मैंगो साबर किस तरीके से हेल्प करता है फलों के, तो फलों के पकने में, आम के पकने में सहायता करता है। और गर्मी के अंतिम समय में आता है, जब गर्मी खत्म होने वाली होती है तब ये आता है मैंगो साबर। और किन किन क्षेत्रों में आती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला, क्वेश्चन क्या है? गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला जो होता है ना, हिंद और यूनानी कला का ये संयोजन है। अब यहाँ पे इतनी बात आ गई तो अब याद रखिए, क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है गंधार कला का सबसे प्रसिद्धि का टाइम, बोले तो सबसे ज्यादा इसके प्रसिद्धि का टाइम पीरियड कब था? सबसे ज्यादा मतलब इसके उत्थान का टाइम कब था? सबसे ज्यादा उत्थान हुआ था इसका कुषाण वंश में। कौन से? कुषाण वंश में। ठीक है, राजा कनिष्क का नाम सुनते हैं ना कुषाण से, तो वहीं से कुषाण वंश में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और इसका उत्थान हुआ था। किसने? गंधार कला का। ठीक है, और गिरावट बोले तो इसका गिरावट कब आ गया? बोले तो इसका पतन का टाइम कब सबसे ज्यादा है? तो हुनों के आक्रमण के बाद, हुनों के आक्रमण के बाद जो है ना, आक्रमण के बाद इसके दौर खत्म होने लगा। ठीक है, तो इतनी बात जानना है। क्वेश्चन पूछ लेता है गंधार कला का सबसे बुरा दौर कब से शुरू हो गया था? तो हुनों के आक्रमण के बाद। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस टाइम में चला था? बोले तो सबसे ज्यादा उत्थान कब हुआ था? तो कुषाण वंश के टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? कौन से उद्योग को? तो सूचना उद्योग को, जिसको आप लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग बोलते हैं, आईटी उद्योग को समझे, सूर्योदय उद्योग बोलते हैं। अभी के देख रहे हैं सूर्योदय उद्योग कहने का मतलब है इसका सबसे ज्यादा अभी बोले तो डेवलपमेंट हो रहा है, या एक तरीके से बोले तो सबसे ज्यादा इसमें ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए इसको सूर्योदय उद्योग बोला जाता है। किसको? आईटी सेक्टर को, सूचना प्रौद्योगिकी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक तो बात आपको पता चल गई, पुलित्जर पुरस्कार दिया किस में जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछ लेता आपसे, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात, अभी देखिए अभी 2025 का तो मिला नहीं, क्योंकि 25 का तभी मिलेगा जब 2024 का। 2023 में किसको मिला था? 2024 में दिया गया था 2023 के विशेष काम के लिए, तो फिक्शन में दिया गया था। नाम बड़ा इसका थोड़ा सा, फिक्शन के क्षेत्र में पत्रकारिता में किसको दिया था? बारबरा को दिया गया था। नाम तो काफी बड़ा है इसका, लेकिन बारबरा नाम रखिए, बारबरा किंगसोलवर था नाम। रुकिए लिख देते हैं, किंगसोलवर नाम था इसका। ठीक है, हरवान डियाज था, हरवान डियाज, इनको मिला था फिक्शन के क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक और नाम है जो आपको याद रखना है, जो पुलित्जर पुरस्कार मिला था, ठीक है, कविता के क्षेत्र में मिला था। किनको? तो आप याद रख सकते हैं, तो याद जरूर रखिए, कार्ल फिलिप्स को। कार्ल फिलिप्स, ये एक ही नाम है, कार्ल फिलिप्स को मिला था कविता के क्षेत्र में। ठीक है, इतिहास के क्षेत्र में जेफरसन कोवी को, इसका भी नाम देख लीजिए आप, क्या पता कब पूछ दे। जेफरसन कोवी, इनको मिला था इतिहास के क्षेत्र में। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2024 का बताएं, जो 2024 में इन सबको मिला था, अभी 2025 का दिया नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो कौन थे कुलपति? तो प्रथम कुलपति थे कौन? तो हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक का नाम आपको कोई पूछ दे तो संस्थापक तो बहुत सारे थे, लेकिन इसमें नाम आप जरूर याद रखते, मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है, ये थे। मोहम्मद इकबाल का नाम सुने होंगे, ये भी इनके संस्थापक सदस्यों में से थे। और एक और था अली जोहरी करके, हाँ अली जोहरी, मोहम्मद अली जोहरी, ये भी इनके संस्थापक सदस्यों में थे। तो नाम याद रख सकते हैं, तो जो नाम याद रखिए। और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खनिज मोनोसाइट नहीं होगा, यहाँ पे मोनोजाइट होगा। क्या होगा?
मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है, कौन सा? थोरियम जो ना मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्च मस्तिष्क में, बोले तो पीछे वाले मस्तिष्क में, ठीक है, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? कौन सी स्थिति होगा वायु के द्रवीकरण के लिए आवश्यक है? तो दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ठीक है, तापमान घटाना, ये क्या होगा? दाब बढ़ाना और तापमान घटाना वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होता है? सही बोले तो शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। कौन सा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो IgA। अब IgA के बारे में आप लोग सुने होंगे, IgA का नाम, ठीक है, IgA का इसका नाम क्या होता है? जैसे हिंदी में रटना पड़े तो ग्लोबुलिन, बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgA का नाम। और ये होता क्या है? संक्रमण से बचाने का काम करता है माँ का दूध, इसीलिए बच्चे को बोला जाता है जन्म होने के बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का क्या है? तना है। अदरक भी जो है ना एक प्रकार का तना है, तो जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो क्या करना हो? कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ा जाना चाहिए? प्रतिरोधकों की संख्या को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है, समांतर क्रम में। यदि कहने का प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो प्रतिरोधकों की संख्या को ज्यादा यदि चाहिए ना तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समताप मंडल में परावैंगनिक विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता था? परावैंगनिक विकिरण ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो नाइक्रोम होता है। और क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, नाइक्रोम बना किस का होता है? तो नाइक्रोम बना होता है किसका? निकेल और क्रोमियम का बना होता है। किसका? क्रोमियम का। क्वेश्चन पूछता है नाइक्रोम किसका मिश्रण है? तो निकेल और क्रोमियम का। तो निकेल रहता है इसमें कितना? 80% रहता है, ठीक है, और क्रोमियम रहता है 20%, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का विश्लेषण। आई होप ये पूरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।